जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 विद पीवाईक्यूज और सभी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। किस टॉपिक पे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, कहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कितनी मेहनत आपको बजट कवर करने के लिए पड़ेगी और क्या हमें जेन्युइनली बजट को डिस्कस करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलेवेंट है आपका यूनियन बजट। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वीडियो किस किस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा सीडीएस 1 2026 की तैयारी कर रहा है, एनडीए 1 2026 की तैयारी कर रहा है, आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सीडीएस 2 2026 और एनडीए 2 2026 के अंदर आ सकता है। ठीक है, सीपीएफ एग्जाम में बजट के डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। इसके अलावा सीएससी एग्जाम जो है वहां पे बजट के आपके क्वेश्चन आएंगे और जो आपका सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम है वो मार्च में ही होने वाला है। पेपर आपको ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे देखें जिनके एग्जाम मई के बाद जो है होने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था सीएपीएफ एग्जाम 2025 के अंदर। बाय द वे लास्ट के अगर कुछ सालों का मैं एनालिसिस बताऊं आपको तो सीएपीएफ एग्जाम में 2025 का जो आपका पेपर हुआ था वहां में टोटल जो है 5 क्वेश्चन जो है बजट से आए थे दोस्तों। और वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे, आप ठीक ठाक अगर पढ़ते तो 5 में से ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 3 से 4 इजिली कर सकते थे आपके, मतलब 7-8 नंबर जो है इजिली यहां से आ सकते थे बजट से। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको समझाने की जो चीजें वो बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, कुछ चीजें ऐसी जो आपको खुद ही पढ़नी है। मतलब मैं कितना भी समझा दूं आपको, जब तक उसको खुद से पढ़ के रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है वो खुद से भी करनी पड़ेगी और कैसे इसके नोट्स बनाने और एग्जाम में कैसे जो है आपको ये 8 नंबर सिक्योर करने अगर 5 क्वेश्चन दोबारा से आते हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है बजट के अंदर वो कौन से उसके अंदर जो है किया गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया सीपीएफ 2025 के अंदर 19वां क्वेश्चन है इंजन ऑफ डेवलपमेंट जो है किसको बोला गया, कौन से इसको। ठीक है, देन आपका सेम क्वेश्चन आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के रिगार्डिंग सीपीएफ 2025 में आया है आपका। देन आपका यूनियन बजट के अंदर जो है आपका कौन से ईयर के अंदर जो है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन लास्ट ये आया था आपका कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना है यूनियन बजट के अंदर 2025 और 26 के जो बजट के अंदर कितना रखा गया था। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। इसी रिगार्डिंग जो है और भी काफी सारे क्वेश्चन बजट से आपके आते रहते हैं, पर प्राइमरली कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बजट पे अंदर क्वेश्चन आते हैं और मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के ऊपर जो है आपका इस तरीके से स्टार मार्क कर दूंगा, तो वो जो टॉपिक है वो आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले जरूर जाना। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के अंदर मैं डाल दूंगा। जो भी चीजें हम हाईलाइट करेंगे जो आपके पीडीएफ हैं वो सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे स्टडी फंडा के फ्री टेलीग्राम के अंदर, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपके सीपीएफएससी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आप एक चीज नोट करना, मैं वही कह रहा हूं कि आप हमेशा ना इन चीजों के पीछे मत भागो कि भाई यूनियन बजट पढ़ना है यार। 500 वीडियो मिल जाएंगे आपको यूनियन बजट के ऊपर। एक्चुअली में यूनियन बजट से आपके एग्जाम में क्या आएगा वो सीखना अगर है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 के अंदर, यही क्वेश्चन सेम यहाँ पे आपका फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूछा हुआ है। कीवर्ड्स आप जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी, चाहे पॉलिटी ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप। ठीक है, सेम क्वेश्चन इधर जो है आपका यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर पूछा इन्होंने 2022-23 के अंदर, लार्जेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर पूछा, इनमें से किसके ऊपर किया, और यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कहां गया वो, ये रहा, एक्सपेंडिचर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन। ठीक है, ये एक होता है कि पैसा सबसे ज्यादा हमारे पास कहां से आया और सबसे ज्यादा पैसा हमने कहां खर्च किया, तो ये देखिए आप। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छे से जो है बजट को आज कवर करते हैं और मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें जो है फालतू का टाइम वेस्ट करूंगा आपका, नहीं, वीडियो को छोटा रखेंगे, काम की चीजें पढ़ेंगे और कुछ मेहनत थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता दूंगा मैं कहां पे आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि बजट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो बजट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, स्टडी फंडा का आर्मर बैच जो है 100 डेज का एक्सक्लूसिव ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी 2026 से। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि यार मुझे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देके फर्स्ट अटेम्प्ट में अफसर बनना है, तो आप जो है ये ऑफलाइन प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेज जो है आपके स्टडी फंडा ऑफिस पटेल नगर के अंदर दिल्ली के अंदर लगी। आप पूरे ऑल इंडिया से कहीं पे भी रहते हो, अगर आप इस एग्जाम को आने वाले जो बचे हुए दिन है उसमें क्रैक करना चाहते हो तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फंडा के एक्सक्लूसिव कलरफुल नोट जो है उसकी प्री बुकिंग चालू है, 10 फरवरी तक
ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आप ले सकते हो, उसके बाद जो है प्राइजेस इनके बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, नाम से जो है फैमिलियर है काफी सारा कि बजट, बजट घर का भी एक बजट होता है, राइट। तो आपने देखा होगा फैमिली में पिताजी जो है पैसा कमा के लाते हैं, माताजी के हाथ पे रखते हैं कि भाई ये पैसा कमाया हमने और इसको जो है अलग अलग चीजों में खर्चना होता है। ठीक है, जैसे आप किस चीज में पैसा खर्च करते हैं, हम बच्चों के एजुकेशन में करते हैं, हेल्थ में करते हैं, एंटरटेनमेंट कोई मूवी देख के आनी है वहां करते हैं, घर का राशन लाना है, पेट्रोल है, गाड़ी है। उसके बाद कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपका खाने पीना राशन हो गया, मूवी वगैरह, सब चीजें छोटी होती हैं। एक होते हैं बहुत बड़े खर्चे, जैसे मान लीजिए आप कोई नया लैपटॉप परचेज कर रहे हो 50-60 हजार रुपए का। ठीक है, कोई बाइक परचेज कर रहे हो, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो, कोई लैंड परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है बड़े खर्चे हो गए। सेम उसी तरीके से हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एक तो नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसिस, जैसे फॉर एग्जांपल घरों में डे टू डे एक्सपेंसिस आपके क्या हुआ, खाना दाल चीनी ये सब चीजें। देश के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे सैलरीज होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स को जो कुछ पैसा थोड़ा बहुत देना होता है वो हो गया। और जैसे हम घरों के अंदर बड़ी चीजें परचेज करते हैं, लैंड हो गया आपका या फिर आपका कार हो गया। ठीक है, कुछ और परचेज करना है बड़ा, तो उसी तरीके से देश में भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा नेशनल हाईवे बनाना है, उसमें 10,000 20,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। तो उस तरीके से जैसे घर में छोटे खर्चे होते हैं वैसे देश में भी छोटे खर्चे होते हैं, जैसे देश में बड़े खर्चे होते हैं वैसे घर में बड़े खर्चे आपके होते हैं। सेम जो है बिल्कुल सेम चीज है, डिटेल थोड़ी सी हम टेक्निकल उसमें जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि बजट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन बजट, it is the annual financial statement of the government of India that shows estimated receipt and expenditure of for a financial year 1 April to 31st March। ठीक है, अब जो हमारा साल जो शुरू होता है दोस्तों वो होता है 1 जनवरी को हर साल। जैसे इस साल अपना नया साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा ये साल। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका वो हमेशा हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर जो है 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2026 वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो ये 1 अप्रैल से एक्चुअली में स्टार्ट होगा और आपका 31 मार्च को जो है अगले साल 2027 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बजट बेसिकली क्या है, कितना पैसा गवर्नमेंट जो है के पास आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है अलग अलग चीजों के अंदर, उसी के एस्टिमेट को जो है हम बजट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखना एस्टिमेटेड लिखा है। एस्टिमेटेड यानी कि एक्चुअल में पता नहीं होता। अब इतना बड़ा देश है, इतना सारा पैसा आता है अलग अलग जगह से, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते कि भाई कितने पैसे जो है। अब जैसे सैलरी आते हैं, मान लीजिए मेरी सैलरी आ रही है कहीं से, तो मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि 50,000 रुपए की सैलरी मुझे मिलनी है और मैं इसी जगह 10,000 यहाँ खर्च करूंगा, 20,000 यहाँ खर्च करूंगा, 5,000 का ये वो किराया भाड़ा जो भी है। लेकिन देश इतना बड़ा है तो हजारों लाखों करोड़ के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है, तो एग्जैक्ट नंबर जो है फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। ना तो वो इनकमिंग का कि कितना पैसा आ जाएगा और ना खर्च करने का कि कितना पैसा हमारा खर्च होने वाला है। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड जो है वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स की। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मैं यहाँ पे दोनों मिक्स करवा के चल रहा हूं, आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, बजट के पर्सपेक्टिव से भी, और आपका यहाँ पे जो है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, बजट के बारे में अगर बात करें तो क्या एक्चुअली में जो बजट वर्ड है, क्या ये आपका कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं पे भी वर्ड जो है बजट नाम का कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या वर्ड है आपका एक्चुअली में वर्ड है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कहां पे देखने को मिलेगा? आर्टिकल 112 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बजट बार बार में हम बोल रहे हैं, इजी पड़ता है, इतना बड़ा नाम मैं बार बार में आपके सामने लूंगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप पागल ही हो जाओगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बजट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कौन प्रेजेंट करता है इसको पार्लियामेंट के अंदर? फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे आपके कंट्री के एग्जिस्टिंग, वो जो है इस बजट को प्रेजेंट करेंगे आपका कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद जो है लेट बिफोर किसके आगे रखा जाता है? लोकसभा के अंदर रखा जाता है और राज्यसभा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दोनों के उसमें रखा जाएगा। मनी बिल, बजट इज ट्रीटेड एज मनी बिल, आर्टिकल 110। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि मनी बिल जो है किस आर्टिकल के अंडर में दिया हुआ है, तो याद रखना आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मनी बिल। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजट इज ट्रीटेड एज अ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल बजट को क्यों हम ट्रीट करते हैं? क्योंकि जब कोई भी मनी बिल होता है ना, उसके रिलेटेड जब हम किसी भी बिल को मनी बिल घोषित कर देते हैं तो हमारे पास ना कुछ पावर्स आ जाती हैं। स्पेसिफिकली लोकसभा के पास कुछ पावर्स आ जाती है, जो स्पीकर होता है उसके पास कुछ पावर्स आ जाती है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये पॉलिटी की क्लास हो जाएगी। जस्ट शॉर्ट वे में आपको मैं बता देता हूँ मनी बिल का बेसिकली क्या मतलब होता है। जैसे ये आपका जो क्या नाम है बजट वाली जो स्पेसिफिक थिंग है,
मनी बिल के ऊपर जो है लोकसभा की पावर्स बढ़ा दी जाती हैं राज्यसभा के कंपैरिजन में, और जो भी बिल पास होता है तो राज्यसभा जो उसमें सजेशंस अपने दे सकता है, उस बिल को जो है वो बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकता, सजेशन देगा कि भाई लोकसभा वालों को बोल देगा कि भाई साहब देख लो इसमें कम ज्यादा कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो सजेशन देने का भी टाइम है, 14 दिन का टाइम जो है मनी बिल के रिगार्डिंग जो है राज्यसभा को दिया जाता है कि आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो कर दो, नहीं तो फिर ये पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन में कुछ भी सजेशन नहीं देता है तो वो जो बिल है वो आपका पास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कि राज्यसभा में ये जो बिल है आपका कौन सा, मनी बिल, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका, इसके रिलेटेड जो भी बिल है उसको डिस्कस कर सकते हैं कि यार ठीक है पैसा ठीक ठाक जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकते बजट को। ठीक है, लोकसभा में ने जो चीज प्रेजेंट कर दी वो उनको पास करना ही करना पड़ेगा, अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सजेशन दे सकते हैं कि भाई साहब देख लो इसको ठीक ठाक कर लो, तो लोकसभा को अगर लगा कि ठीक है यार छोटा भाई है अपना स्कीम मान लेते हैं, तो उसको सजेशन लेके उसको चेंज कर सकते खुद से, लेकिन राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी ओवर द बजट, यानी कि जो भी चीज करनी होगी लोकसभा खुद करेगा, राज्यसभा इज लाइक छोटा भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बजट एक्चुअली बनाता कौन है। आपको लगता होगा कि हर जगह फाइनेंस मिनिस्ट्री दिखती है, पढ़ते हुए भी बोलते हुए भी, सबसे ज्यादा गालियां भी इनको ही देता है देश। ठीक है, एक्चुअली में बजट बनाता कौन है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को बनाती है? नहीं, ये चीज भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट एक्चुअली बनाता कौन है, तो याद रखना है बजट जो है एक डिपार्टमेंट बनाता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या नाम है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है आपका। अच्छा, फिर आता है बजट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बजट का प्रोसेस यानी ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर आई एक लेटर दिखाया और लाल रंग का जो बैग है कि ये लो जी ये बजट और खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। डिटेल में जो है अगेन मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ठीक है, लोकसभा में बजट को जो है प्रेजेंट किया कि भाई ये चीज हम इस बार लेके आ रहे हैं, उसमें आगे जो भी रिसीट वगैरह जो भी है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक नॉर्मल डिस्कशन सा होता है छोटा मोटा। ठीक है, फिर जो है डिपार्टमेंट्स की ना स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। ठीक है, ये एग्जामिन करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, अब डिमांड ऑफ ग्रांट बेसिकली कैसे काम करती है वो मैं आपको एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे देश में। ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होगी, वुमेन चाइल्ड होगी, एजुकेशन होगी, उसके बाद जो है SC ST की मिनिस्ट्री अलग है, देन आपका कितनी सारी है, मतलब हेल्थ की होगी, एजुकेशन, बहुत सारी। ठीक है, सब मिनिस्ट्री को बोलेंगे भाई इस साल आने वाले साल में किस जगह क्या खर्चा तुम करने वाले हो उसका काला चिट्ठा भेजो कि कितना पैसा तुमको चाहिए अपनी मिनिस्ट्री को रन करने के लिए। ठीक है, फिर वो मिनिस्ट्री जो है पूरा अपना जो है पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करती है कि कितनी सैलरी देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ कितना पैसा लगेगा, कौन सा हॉस्पिटल बन रहा है, कौन सा स्कूल बन रहा है, सब कुछ जो है ओवरऑल मिला के जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देगी। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करेगी भाई साहब एजुकेशन मिनिस्ट्री वालों के ये प्लान है और इतना पैसा जो है इनको चाहिए, क्या ये ठीक लगता है आपको? तो ओवरऑल डिस्कशन होता है, स्टैंडिंग कमेटी जो है फिर एग्जामिन करती है कि हाँ कि पैसा जो है इतना दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़े नंबर है बट इन शॉर्ट में आपका अगर बताऊं, मान लीजिए एक एक्चुअल नंबर और इनको पिछले साल के कंपैरिजन में भी देखा जाता है। मान के चलो लास्ट ईयर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि यार 150 करोड़ आप हमें दे दो, तो 150 करोड़ में हम अपना खर्चा चला लेंगे। हालांकि ये जो है हजारों करोड़ में होते हैं, लाखों करोड़ में भी होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है 6-7 लाख करोड़ का बजट होता है उनका। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लिया उन्होंने मांगे 150 करोड़ दे दो हमें। ठीक है, अब अगले साल इस साल मान लो दोबारा से बजट की बात आई कि पैसा चाहिए, अब बोल दीजिए हमें तो 1000 करोड़ चाहिए, तो इतना थोड़ी हो सकता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि खर्च कहाँ करोगे इतना पैसा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है और मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट के हिसाब से भी देखा जाता है। अब खुद सोचो एजुकेशन में बहुत कम परसेंटेज जो है इन्वेस्ट करते हैं, जबकि डिफेंस में बहुत ज्यादा होता है, आपका कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी जो है एग्जामिन करते हैं कि हाँ पैसा ठीक ठाक इन्होंने मांगा है नहीं मांगा है, उसके हिसाब से जो है फिर आपका वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, यानी जो भी मिनिस्ट्री ने जो पैसा मांगा है उसमें लोकसभा के अंदर जो है सारे के सारे जितने भी एमपीज होते हैं वोट करते कि हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 150 करोड़ मांगा है तो इनको दे दो। ठीक है, अगर लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया या कम मांगा जो भी है, तो वहां पे अलग अलग ना मोशंस होते हैं, आपने सुना होगा पॉलिसी कट हो गया, टोकन कट मोशन हो गया, 1 रुपए वाला 100 रुपए वाला, काफी सारे मोशंस होते हैं, तो वो मोशंस फिर पास किए जाते हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो है एक अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये पास किया जाता है और लास्ट में जो आपका फाइनेंस बिल जो है ये पास किया जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आता है। क्या पूछेंगे सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना, क्या बजट प्रेजेंट होगा, फिर डिस्कशन होगी उसके ऊपर, फिर कमिटी जो है आपकी एग्जामिन करेंगी, उसके बाद वोटिंग होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लीजिए घर के अंदर जो है छोटे बेटे ने जिद कर ली कि पापा मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए और मैं तो बुलेट ही लूंगा, उससे नीचे में लेने का नहीं। ठीक है, तो क्या होगा उसमें सबसे पहले जो है
बजट को प्रेजेंट करेगा, बेटा कहेगा जी 2.5 लाख की बुलेट है पापा ये दिलवा दो, ठीक है। जनरल डिस्कशन होगा, सारे भाई बहन बैठेंगे, वो उसको गाली बकेगा कि अच्छा इसको बुलेट दिला रहे हो, मुझे ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया। फिर जो है स्टैंडिंग कमेटी एग्जामिन करेगी, पापा मम्मी दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे, हाँ भाई दिलानी चाहिए नहीं दिलानी चाहिए इसको बुलेट, ठीक है। फिर वोटिंग होगी, पूछेंगे सारे जने, हाँ जी बुलेट दिला दे बेटे को, पापा बोलेंगे ठीक है जी मेरी तरफ से डन है, मम्मी बोलेगी ठीक है लाडला है एक ही तो बेटा है दिला देते हैं, ठीक है। फिर बहन से पूछेंगे हाँ बहन तो ये राजी है, हाँ ठीक है पापा इसको बुलेट दिला दो, पर मुझे ना वो लहंगा चाहिए महंगे वाला फलानी शादी में जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होके अल्टीमेटली जो है वो होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है आपको, और फाइनली जो है फिर उसको पास करके वो चीज पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो है आपका सीएपीएफएसी एग्जाम 2017 का ये क्वेश्चन। वीडियो को अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेम जो मैंने अभी जैसे आपको जो कंसेप्ट बताया उसी सीक्वेंस के ऊपर जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आया है। वीडियो को अभी पॉज कर लो क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होगा वीडियो पॉज करने का, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, उसके बाद मैं आपको फिर जो है बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर जो है इसका पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, अब ये क्वेश्चन आप इसको बजट के उसमें लगा लो, आप इसको पॉलिटी के उसमें लगा लो, आपकी मर्जी, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, कभी भी इन फ्यूचर कभी भी पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्या पूछा है कि डिफरेंट स्टेजेस बजट पास करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू जब होके जाती है तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल और पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, सिंपल है। अब इसको देखो, सबसे पहले क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, बजट प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो है क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो उस बजट को देखेगी, फिर वोटिंग ऑन ग्रांट होगा, उसके बाद जो है आपका एप्रोप्रिएशन बिल होगा, फिर फाइनेंस बिल होगा, सिंपल। अगर आंसर पे आप जाओगे तो 1 2 4 3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 4 3। अब एग्जाम में दिक्कत ये कि आपको याद नहीं रहेगा कि यार ये मैं कैसे करूं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, ऊपर वाले सब कर लोगे, नॉट अ वेरी टफ टास्क, बट ये दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा जो है आपको याद रखना है, ए पहले आता है एफ बाद में आता है, सिंपल। ए से आपका एप्रोप्रिएशन बिल, एफ से आपका फाइनेंस बिल, खत्म। याद रख लोगे इतना, तो उम्मीद करता हूं इतना तो याद रख ही लोगे, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। अगर आपका इसका आंसर बिल्कुल सही है तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अब आता है मेन मुद्दा, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें ना थोड़ी सी टफ हो जाएंगी आपके लिए, बट मैं कोशिश करूंगा इजी वे में आपको समझाने की। इस चीज पे ना बहुत ज्यादा माइंड आपको वेस्ट नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि ये चीज आप जो है जहां से भी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो वहां पे भी आती है चीजें। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आपको समझ में आए, बट स्टिल इनकेस नहीं भी आते तो थोड़ा सा ध्यान देना आप इसको समझने के लिए, थोड़ा वीडियो दोबारा से देख लेना या फिर इकोनॉमी में कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं यूनियन बजट की, तो हमारा बजट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब सिंपल सी एक चीज सोचिए आप, इतना बड़ा देश है तो बहुत जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, हर चीज पे ही तो टैक्स लगा रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप सिगरेट पी लो वहां पे टैक्स है, कहीं शोरूम में चाय पीने चले जाओ वहां पे टैक्स है, कपड़े खरीदो वहां पे टैक्स है, घड़ी खरीदो, आईफोन खरीदो, माइक खरीदो, दाल चीनी चावल कुछ भी खरीदो, हर चीज के ऊपर टैक्स है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्सेस, तो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस भी हैं, ठीक है। तो बजट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के बजट है आपका, पहला है आपका रेवेन्यू बजट और दूसरा है आपका कैपिटल बजट, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, रेवेन्यू इज लाइक छोटा, ठीक है, छोटा बजट, ठीक है। छोटा बजट अगर आपको याद है फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था, जो डे टू डे की जो चीजें, दाल चावल चीनी खरीदनी है, तेल खरीदना है, बाइक में पेट्रोल भरवाना है, वो सब चीजें वो आपका रेवेन्यू बजट के अंदर आती हैं सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कैपिटल बजट, कैपिटल बजट में यानी कि हमें बड़े जो खर्चे करने हैं, बड़े खर्चे क्या करना है, लैंड लेना है, ठीक है, आपको जो है गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। घर के पर्सपेक्टिव समझा रहा हूं ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब सोचो आपको छोटे जो आपका बजट है यानी घर के छोटे मोटे खर्चे हैं, तो वो किससे हो जाएंगे, आपको अगर मान लो किसी महीने गाड़ी नहीं लेनी है, ठीक है, तो छोटे खर्चे कहां से हो जाएंगे, सैलरी से नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपको गाड़ी परचेज कर लिए, लैंड परचेज करनी, तो इसके लिए मोटा पैसा लगेगा। मोटा पैसा कहां से आएगा, या तो आप कोई जमीन बेचोगे तब दूसरी लैंड खरीदोगे, या अपनी एफडी तोड़वाओगे तब पैसा वहां से आएगा, यानी बड़ी अमाउंट का पैसा बड़े कामों के लिए आप खर्च कर रहे हो, सिंपल वे में। अब आते हैं बजट के ऊपर, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू बजट, दो वर्ड है, नाम से याद रखना, कैपिटल होता है बड़ा, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया मैंने इस चीज के अंदर, ठीक है, ये वही है। यहाँ पे आप देखोगे यूनियन बजट, रेवेन्यू बजट के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम कैपिटल बजट के बारे में बात करेंगे। अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। रेवेन्यू बजट फॉर द करंट ईयर, यानी कि जब भी हम रेवेन्यू बजट के बारे में बात करेंगे, वो बजट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही वैलिड होगा, यानी जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर वो उसी साल के लिए होगा। जैसे 2026-27 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 26-27 का जो भी खर्चा, एक्सपेंडिचर, इनकम वगैरह जो भी होगी वो आपका रेवेन्यू बजट के अंदर आएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, होता है ना गवर्नमेंट का विजन, क्या आने वाले 5 साल में मैं
50 हॉस्पिटल खोल दूंगा, हालांकि हमारी गवर्नमेंट का नहीं है वो, कोई बात नहीं, बट ठीक है आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो वो बड़े लॉन्ग टर्म की जब बातें होंगी, कितने बड़े हाईवे बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी इधर आएंगी। जो छोटी चीजें होती हैं करंट ईयर के लिए तो वो यहाँ पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बजट के अंदर डील्स विद डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नो क्रिएशन ऑफ एसेट्स, यहाँ पे कोई बड़े एसेट्स की बात नहीं होगी कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। नो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, यहाँ पे लाइबिलिटीज को भी कम नहीं किया जाएगा, यानी कि बड़े लोन होंगे, मान लीजिए देश के ऊपर, अब मान लो मेरे ऊपर लाख 2 लाख का लोन हो सकता है, देश के ऊपर तो लाखों करोड़ों का है, तो वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, वो होगा यहाँ पे जब हम बड़े खर्चों की बात करेंगे, तो ठीक है। अब इसमें 2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत पता है क्या है, कर लोगे आपको समझ में भी आ जाएगा, समस्या आएगी कि वर्ड बहुत सारे हैं, आपको लगेगा यार इतने सारे वर्ड है मैं याद कैसे करूंगा, समझ के चलोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, कीवर्ड को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रेवेन्यू था, अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट की। कोई भी सामान आप परचेज करते हो आपको रिसीट मिलती है, वैसे इसको रिसिप्ट बोल लो, रिसीट बोल लो, एक ही बात है, पर टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़े जो इंग्लिश वाले वो रिसीट बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या है, ठीक है, आप देख लेना। रेवेन्यू रिसीट, रिसीट मतलब पर्ची, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू जहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट जहां से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे 2 तरीके के रेवेन्यू है, एक है टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम टैक्स, जो हम सब अपनी जेब से भरते हैं। जीएसटी, कुछ भी सामान परचेज करते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। कस्टम्स, कोई भी बाहर से सामान लेके आता है हमारे देश के अंदर, कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। एक्साइज, लिकर होगी, दारू परचेज करते हो आप, जो भी चीजें ऐसे ऐसी परचेज करते हो, मतलब ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं मैं, तो एक्साइज जो है उसकी जो ड्यूटी होती है वो आपकी टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। फिर होते हैं कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होते हैं, फीस होगी आपकी, से कोई भी आप मान लीजिए फीस लगा दो गवर्नमेंट, जैसे पार्किंग फीस होगी, ये सब तरीके से फाइन लगा दो। जैसे फाइन क्या हो गया, मान लीजिए पुलिस वाले जो चालान काट देते हैं आपका, वो फाइन हो गया आपका। इंटरेस्ट रिसिप्ट होगी, किसी को गवर्नमेंट ने लोन दिया वहां से पैसा वापस आ जाए। डिविडेंड हो गए, तो ये सब चीजें आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती हैं। ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है पैसा आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। बाय द वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जैसे मेरा एक अकाउंट है एसबीआई के अंदर, गवर्नमेंट के जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को क्या बोलते हैं और कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो आपका अकाउंट आता है। एक मेन अकाउंट है बड़ा गवर्नमेंट का, ठीक है, एक डैश फंड ऑफ इंडिया करके है, तो वो बताना है आपको कौन सा फंड है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आ गई होंगे आपको, रिसीट। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि हम पैसा तो आ गया हमारे पास, खर्च भी तो करना है, कहां पे खर्च करना है। बाय द वे आपके मन में आ रहा होगा कि यार पैसा खर्च करना है क्यों है, आने दो, इकट्ठा होने दो। कोई भी कंट्री है, कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। उन लोगों की सारी, अब ऑब्वियसली मान लीजिए कोई अफसर है, कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है, कोई जवान है, कोई कांस्टेबल है, कोई भी है, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं ना यार, अपना मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो बदले में कुछ तो लेंगे। तो बदले में क्या लेंगे, पैसा लेंगे। पैसा को कहां से देगी गवर्नमेंट, अगर उनके पास आएगा नहीं तो। अब पैसा गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट करती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। वो बात अलग है कि डिस्ट्रीब्यूट करना तो अच्छी जगह चाहिए, पर वो रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मतलब ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, पैसा जो खर्च करने की जो बात हो रही है वो कहां पे होती है, वो हो रही है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, उस लोन को रीपे करने के लिए जो है आपका जो पैसा जाएगा वो एक्सपेंडिचर आ गया आपका। सैलरी और पेंशन, अब जितने भी लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी सैलरी पेंशन वगैरह सब यहीं से जाती है। सब्सिडीज हो गया, आप सिलेंडर खरीदा है, एक्चुअल वैल्यू सिलेंडर की 1200 रुपए, आपको मिल रहा है 1000 रुपए में, 200 रुपए जो है गवर्नमेंट अपनी जेब से पे कर रही है, ठीक है, तो वो हो गया। देन आपका ग्रांट टू स्टेट्स, अब स्टेट जो है वो कहां से पैसा लाएंगे, अब स्टेट्स को भी खर्चा करना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये कि स्टेट्स को कुछ जो है पैसा थोड़ा बहुत जो है प्रोवाइड किया जाए टाइमली, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एक वर्ड आएगा आपके सामने, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। नाम रेवेन्यू सिंपल, जो आपका है, डेफिसिट का मतलब कमी, यानी कि रेवेन्यू के अंदर कमी कब आएगी, जब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे आपके इनकम से। कमा रहे हो आप 100 रुपए, खर्च रहे हो 150 रुपए, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ, 50 रुपए, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ एक बार कैपिटल बजट के ऊपर। कैपिटल बजट में काफी सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे आपको, बट स्टिल देखते हैं। कैपिटल बजट जो है लॉन्ग टर्म होता है बेसिकली, ठीक है। डील्स विद द एसेट्स एंड द लायबिलिटी, यानी कि देश के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं, हमें कितने लाखों करोड़ों का लोन जो पे करना है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, किसी गवर्नमेंट को, चाइना को, जापान को, या जो भी है, उसके बाद आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो भी है, ठीक है। एसेट्स कौन से हैं, जो बड़े लॉन्ग टर्म के जो एसेट्स जिसके ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा डालते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। कैपिटल बजट इज ऑल अबाउट, या तो हम कोई चीज बहुत बना रहे हैं, मतलब अब इसमें आप एक चीज समझिए, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं 54-58 की, यहाँ बात कर रहे हैं लाखों रुपए की, ठीक है। अब लाखों रुपए में 2 ही काम कर सकते हैं, या तो हम कुछ बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, या फिर जो हमारे ऊपर ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ है उसको उतार दें। 2 ही काम कर सकते हैं, राइट।
तो कैपिटल रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की रिसीट होती है। ये वर्ड जो है ना, ये ध्यान रखना, आगे इस वर्ड का काफी यूज होगा, ठीक है, प्लीज नोट दिस वर्ड। क्या नाम है? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर दो चीजें आती है आपकी, एक आती है डिसइन्वेस्टमेंट, एक आती है रिकवरी ऑफ लोन। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को भी लोन दिया है बहुत बड़ा, ठीक है, देती है गवर्नमेंट कई बार जो है, अब स्टेट्स को लोन देती है फॉर एग्जांपल कई हजारों करोड़ का। जैसे मान लीजिए पंजाब में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो पंजाब क्या कहेगा सेंटर से, अब दो तरीके के वो होते हैं, एक तो सेंटर खुद से मदद करते, चल यार तो दोस्त है अपना, अपनी गवर्नमेंट है तो एक काम का, हालांकि अपनी नहीं है, अलग गवर्नमेंट है, तो अपनी गवर्नमेंट से हरियाणा में आ जाए मान लो बाढ़, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है हम भी वही है तुम भी वही हो, ठीक है, तो एक काम करो लो 500 रुपए का राहत, 500 करोड़ का राहत पैकेज ले लो। लेकिन अब जैसे ओपोजिशन गवर्नमेंट है मान लीजिए पंजाब के अंदर, तो वहां पे बाढ़ आ गई, तो रिक्वेस्ट करेंगे बाबूजी 1000 करोड़ का लोन दे दो, हम अपने लोगों को बचा लेंगे। 100-200 करोड़ अपनी दया से दे देते गवर्नमेंट, कोई दिक्कत, लेकिन लोन भी ले लेते हैं स्टेट्स। तो ये जो आप रिकवरी ऑफ लोन है वो लोन है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के ना बहुत सारी पीएसयूज हैं, आपने सुना होगा ना बहुत बार कि एयरपोर्ट बेच दिया, देश बेच दिया, अडानी को बेच दिया, ये वो डिसइन्वेस्टमेंट ही है। एग्जांपल के तौर पे बीएसएनएल, बीएसएनएल में गवर्नमेंट का स्टेक, या फिर एलआईसी मान के चलो, ठीक है, एलआईसी में मान लीजिए गवर्नमेंट का स्टेक है 80%, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, चलो ठीक है यार काम करते हैं, पैसा कम है या जो भी है, भागीदारी बढ़ानी है, प्राइवेट लोगों को घुसाना है अंदर, जो भी है, तो हम एक काम करते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक जो बेच देते हैं प्राइवेट प्लेयर को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 5% का जो है डिस इन्वेस्टमेंट किया, किसके अंदर, आपका बीएसएनएल के अंदर। लेकिन वो 5% को एक दो चवन्नी अठन्नी नहीं होगी, वो हजारों लाखों करोड़ में होगा, ठीक है। तो उसको बेच के जो पैसा आएगा वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम ही हुई। तो ये जो है आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड क्लियर है आपको। फिर आता है आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि वो रिसीट जिससे जो है आपका डेप्ट बढ़ता है। कौन सा है? मार्केट लोन। आप जो है मार्केट से जो है लोन उठा रहे हो, गवर्नमेंट आती है ना सिक्योरिटी बेच देती है, जो भी करती है, पैसा चाहिए भाई, आगे खर्च करना है, कमी है, जो भी है, तो ये वो चीज है। बोरोइंग है, अगेन पैसा उधार ले रहे हैं हम दूसरे लोगों से, किससे? बाहर वाली बॉडी से लेते हैं कई बार हम पैसा कि यार दे दो। जैसे पाकिस्तान तो खैर बहुत बिल्कुल कटोरा ही लेके घूमता है, अपने पास ऐसा पैसा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम कई बार उधार ले लेते हैं, ठीक है। ये वही है आपका बोरोइंग। ये जो है लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। देन आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने जो बात की कैपिटल रिसिप्ट की बात की कि पैसा हम कहां से उठा रहे हैं, अब बात है कि इस पैसे को उठाए को खर्च का करना है। पहला है आपका यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। रेलवे कौन सा रेलवे? मेरे घर के पास का स्टेशन नहीं बन रहा है इसमें बन रहा है वो जम्मू कश्मीर में जो है ना चेनाब रिवर के ऊपर जो बहुत बड़ा ऊंचा सा ब्रिज है, वैसे वाले प्रोजेक्ट जो हो गए आपके, ठीक है। वंदे भारत के बहुत सारी ट्रेनें जो है एक साथ चलानी है, या कुछ अलग से जैसे 100 स्टेशन का एकदम जो है जीर्णोद्धार करना है, पूरे नए से बनाने, तो वहां पे बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, तो उन सब चीजों के लिए। देन आपका लोन रीपेमेंट, अब ऑलरेडी इतना पैसा उधार लिया तो भाई चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, अब क्या होता है इससे हम डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसेट का, उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एसेट्स के अंदर। मान लीजिए कोई कंपनी बिक रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एयर इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी बिक रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, चलो यार थोड़ा सा और पैसा डाल के देख लेते क्या अब तक बची जाए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, वीआई का नाम आपने सुना होगा, वोडाफोन और आइडिया, इनके ऊपर गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का जो है ड्यू था गवर्नमेंट को। वीआई को गवर्नमेंट को पैसे देने थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और जो भी है। गवर्नमेंट ने बोला चलो एक काम करो यार, तुम एक काम करो 70,000 तो छोड़ दो, इसमें ना काम करो कुछ परसेंटेज हिस्सा में दे दो, ठीक है, ताकि तुम भी बचे रहोगे और अपना काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स के अंदर कर सकते हैं, ऑल्दो वो गलत डायरेक्शन में जाए सही जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, पहला आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा आपका कैपिटल बजट। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, दिमाग खराब करने वाला है, बट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो पॉज करके वो दोबारा देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दो एक बार भाई कि सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपके ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, अब जो चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको, दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेफिसिट इन द इंडियन बजट। डेफिसिट यानी कि कमियां, ठीक है, बजट के अंदर जो है जो पैसा है वो कम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज ध्यान रख लेना हमेशा, हमारी कंट्री के अंदर जो भी बजट पास होता है ना उसमें डेफिसिट मतलब कमी ही रहती है, खर्चा हम हमेशा ज्यादा करते हैं, पैसा हमेशा कम मिलता है हमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव में बहुत कम हम जा पाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया कि पैसा बहुत सारा पड़ा है, 200-250 रुपए पड़े, खर्चे मुझसे 100 ही हो रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू यानी कि पैसा जो आ रहा है वो, और डेफिसिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीट,
सिंपल सा मतलब है कि जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो और पैसा कम रहे हो, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना ये चीज। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्चा किया, माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो आपने कमाया। वेरी सिंपल। इसका एग्जांपल से समझिए, इसका मतलब क्या होता है पहले वो देखो। गवर्नमेंट रेगुलर इनकम इज नॉट एनफ फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस, ये जो है क्या डिनोट करता है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि पैसा जो है देश के पास नहीं है, ये डिनोट करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू रिसीट आपकी 100 करोड़ की, यानी पैसा आपने 100 करोड़ कमाया, खर्च दिया आपने 120 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ 20 करोड़। अब ये जो बातें होती है ना, ये परसेंटेज में होती है। जैसे आप देखोगे कि 5% का डेफिसिट है, 7% का डेफिसिट है, लेकिन वो 5 और 7 का जब करोड़ों में जाएगा ना, 5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, उस हिसाब से 5% बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद पूरी वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं, वो बने हैं आपके फिस्कल डेफिसिट से। अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आपको नंबर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सिंपल से वर्ड में समझिए, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ऊपर वाले में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपका रेवेन्यू रिसीप्ट कम है, सिंपल। लेकिन फिस्कल डेफिसिट, वर्ड भी अलग हो रहा है ना, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। अब आपको याद होगा मैंने 2 तरीके की रिसिप्ट की बात करी थी, एक तो ये वाली रिसिप्ट थी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक यहां से भी तो पैसा आ रहा था ना आपका, डिसइन्वेस्टमेंट से, रिकवरी ऑफ लोन से, याद है, 2 हमने डिस्कस किए। तो इसी में क्या बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होगा आपका, टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा कर रहे हो आप किसी भी फॉर्म में, माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट, जो आपकी ये वाली रिसीट थी, ये रहा रेवेन्यू रिसिप्ट, प्लस में नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, याद है, रेवेन्यू रिसीट प्लस में नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, क्या होगा, किसके बराबर होगा, फिस्कल डेफिसिट के। दोबारा से बताता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आपने किया टोटल, उसमें से क्या घटाना है आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट घटा दो और साथ में जो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आप जमा कर दो, इसमें मतलब इस तरीके से। ठीक है, एग्जांपल से समझो, बेटर तरीके से समझ पाओगे। टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया जी आपने 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट आपके पास 300 करोड़ की, यानी कि जो आपका पैसा इकट्ठा किया, टैक्स वगैरह जो भी जोड़ जाड़ा के 300 करोड़ आ गए आपके। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आपकी आई 50 करोड़ की, यानी कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा उठाया या जो भी किया वो 50 करोड़ है। तो टोटल फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, टोटल 500 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, माइनस में कितने कमाए, 300 करोड़ एक जगह से कमाए, 50 एक जगह से कमाए, इनको जोड़ दो तो 500 में से 350 गए, 150 करोड़ का आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, शोज टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिकेट ओवरऑल फाइनेंशियल गैप, यानी कि कितना डिफरेंस है। अब ये जितना कम होगा ना, ये नंबर 150 करोड़ जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि सोचो आप, अब इसी को अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर ऐसा हो जाए कि 500 करोड़ जो आपका खर्चा है, इस 500 करोड़ को अगर मैं कर दूं कि भाई आपका खर्चा जो है वो मान के चलो 360 करोड़ का है, ठीक है, आपका रेवेन्यू रिसीप्ट आ रही है 300 करोड़ की और आपकी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट आ रही है 50 करोड़ की, यानी टोटल 350 करोड़ है खर्चा, आप 360 करोड़ कर रहे हो, तो 10 करोड़ का ही हुआ ना, तो बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा परसेंटेज में, उतना जो है अच्छा है देश के लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, बोलेंगे विच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी इफ, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है बेस्ट है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज मोर देन 10, लेस देन 1, समवेयर बिटवीन 2 to 5 या उससे ज्यादा। अच्छा, एक इसमें एक समस्या और है, मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ही कम होगा, यानी कि 10 करोड़ का ही हुआ इस एग्जांपल के हिसाब से, तो उसका मतलब क्या है कि आपने खर्चा नहीं किया, खर्चा नहीं किया तो डेवलपमेंट नहीं होगी। सिंपल समझ रहे हो आप, खर्चा करना भी जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, देश में जब पैसा लगाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, डेवलपमेंट ही होगा ना लॉन्ग टर्म में, तो उसके बारे में भी बताता है आपको। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, ये अगर टेक्निकल में पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, नहीं तो परसेंटेज वाइज पूछता है आपसे। फिर आएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सिंपल, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो आपका डेफिसिट हुआ था फिस्कल वाला वो, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट इसमें से अगर हम घटा देंगे, जो पैसा हमें गवर्नमेंट को जो हमारी देना है। एग्जांपल के तौर पे फिस्कल डेफिसिट 150 करोड़ का निकला था हमारा, याद है, 500 करोड़ टोटल थे, 300 आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 50, तो 150 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था आपका। इसमें से आपका इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ जो है हमारे 100 करोड़ की हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो हमारे पास कितना बचा, प्राइमरी जो डेफिसिट बचेगा 50 करोड़ का बचेगा, सिंपल है। ठीक है,
शोज डेफिसिट विदाउट बर्डन ऑफ पास्ट लोन, यानी कि पुराने लोन का इस पे कोई चक्कर नहीं है, मजा करो। इंडिकेट करंट गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन, प्राइमरी इफ प्राइमरी डिसिप्लिन डेफिसिट इज जीरो, बोरोइंग इज ओनली फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो है तो हम पैसा सिर्फ और सिर्फ लोन को भरने के लिए जो है ले रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फिर आता है आपका बजट डेफिसिट, अब ये जो है पुराना हो गया है, फिस्कल डेफिसिट से जो है बजट डेफिसिट को हमने जो है बदल दिया है, ये इसका यूज नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे डेफिसिट हो गए। अब आते हैं मेन बजट के ऊपर, जो चीजें हमें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, दिस इज द थीम ऑफ बजट 2026-27। क्या क्या हम काम करेंगे? एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रियोट्रिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, जो भी मतलब इनके समझ लो आप। ये है भाई, मुझे ओवरऑल समझ में जो आया है वो ये है कि भाई बातें कम, काम ज्यादा करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट का काम वही होता है, सोशलिस्ट जो है गवर्नमेंट हमारी है। एम क्या है आपका? ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। ये चार जो है कीवर्ड्स के ऊपर बात की गई है। स्टेबिलिटी, देश को स्टेबल करना है। फिस्कल डिसिप्लिन बनाना है, यानी कि जो खर्चा है उसको कंट्रोल करना है। और सस्टेन ग्रोथ, धीरे धीरे जो है ग्रोथ करेंगे। और मॉडरेट इन्फ्लेशन, महंगाई को जो है थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है कर देंगे, ठीक है। देन आपका आता है हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%। इतनी ग्रोथ रेट जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस बजट में हमारी इतनी रहेगी। किन किन चीजों के ऊपर काम होगा? एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम होगा, तेल वेल बहुत ज्यादा इशू चल ही रहा है, आपको पता है, ठीक है। रिड्यूस क्रिटिकल इंपॉर्टेंस डिपेंडेंसी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करेंगे अपनी। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर बात करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पैसे का ठीक ठाक से ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम, ये सब चीजें, ठीक है। देन आता है आपका युवा शक्ति ड्रिवन बजट। इस बजट का जो नाम दिया गया है वो युवा शक्ति बजट ड्रिवन बजट जो है बोला गया है। गवर्नमेंट का संकल्प क्या है? टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। फर्स्ट कर्तव्य, 3 कर्तव्य के बारे में बात की गई। क्वेश्चन क्या पूछेगा? यूनियन बजट के अंदर जो है कितने कर्तव्यों के अंदर हमने इस बजट को डिवाइड किया, तो याद रखना 3। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या है? एक्सीलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड वाला क्या है? फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। और तीसरा क्या है? विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स, मतलब वही घुमा फिरा के कि अपने देश के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। बिल्ड पीपल्स कैपेसिटी, लोगों को जो है एम्पावर करेंगे। मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियन पाथ टू प्रोस्पेरिटी, जॉब्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट स्टिल आप ये कर्तव्य जरूर याद रखना, ठीक है। देन आता है आपका डेफिसिट ट्रेंड। अगेन, अगर या तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने मार्क की हैं, दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे वर्ड आपके चारों आ गए हैं, तीनों। पहला है आपका फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है आपका प्राइमरी डेफिसिट, चौथा है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इसमें से किसके ऊपर ध्यान देना है? मैं सिर्फ इन 2 के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ये भी दे ही लेना, नंबर ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं आपको डायरेक्टली लेके आता यहाँ पे मैं आपको बोलता कि भाई ये नंबर याद रखना है बस 4.30, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो रटते आप उन चीजों को, आप समझते नहीं उन चीजों को। अब मैं कहूं कि आपको फिस्कल डेफिसिट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात हो रही है। टोटल हमने जो खर्चा किया, माइनस में आपका जो कैपिटल रिसीट थी, सॉरी जो आपकी रेवेन्यू रिसीट थी वो माइनस करी, माइनस में नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, ये आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। जो 150 करोड़ अपना कुछ अप्रोक्सीमेट बचा था। अब इसमें क्या है? ये अलग अलग सालों का दिया हुआ है, 2022-23, 23-24, 24-25, 25-26, REN 26-27 बी। REB का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बी का क्या था? ये बजट एक्सपेंडिचर, ऐसा मतलब इसमें 2 नंबर होते हैं। एक होता है जो हम बजट में प्रेजेंट करते हैं, एक होता है, सॉरी, आरई का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब याद आया, रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है। टेंशन मतलब इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिवाइज एस्टीमेट का मतलब क्या है? एक तो नंबर में लेके चल रहा हूं कि यार मैंने ना 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा मैं इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक्चुअली में पता चला यार मैं तो 95 करोड़ ही कमा पाया, ठीक है। तो ये जो है रिवाइज एस्टीमेट वो है आपका 2024-25, 25-26 और 26-27 का। सिंपल सा इस पूरी स्लाइड में आपको जो याद रखना है वो ये है, ये आपका 4.30 है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या है? आपका फिस्कल डेफिसिट, जो लास्ट के 2023 में जो क्वेश्चन बना है और 25 में जो क्वेश्चन बना है, इसी नंबर के ऊपर बना है, वो याद रखना है आपको, ठीक है।
पिछली बार का जो नंबर था वो था 4.4%, इस बार का जो नंबर है 4.30 लगा लो या 4.3 लगा लो। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने क्या रखा है बजट 2026-27 के लिए 4.30, सिंपल वर्ड में, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा है 1.50। अब मैं इसलिए कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट पे भी आ सकता है, ध्यान रखना है। फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट कितना रखा है 0.70, ठीक है। बस ये 3 नंबर याद रख लो आप, बेस्ट है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो आप देखोगे यहाँ पे 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, ये सारा नंबर घटता हुआ आ रहा है, देख रहे हो आप। पहले जो है 22, 23 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर था 6.5 था, वो काफी ज्यादा था। अब उसको कम करके 4.30 के ऊपर जो है लाए हैं, ठीक है। ये जो लास्ट ईयर का था आपका, ये था 4.4, सॉरी 4.4%, ठीक है। अभी रखा है 4.30%। सिंपल इतना याद रखना, दैट्स इट, इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन था, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन बजट एस्टीमेट, तो ये था आपका 4.4%। ये लास्ट वाले पूछा था, इस बार क्या होगा यहाँ पे सीएपीएफएसी 2026 हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे 4.4 की जगह 4.3 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, अच्छा तो अलग हो गया बॉन्ड वाला। अच्छा ये रहा, देखो आ गया ना क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस difference between the current expenditure and the current revenue, net increase in the borrowing of the union government from the Reserve Bank of India, sum of budgetary deficit and the net increase in the internal and external borrowing, none of the above। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाओ, वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया है उसी से हो जाएगा सोल्व, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये वाली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिन जिन पे ये मार्क कर रहा हूं ना, ये भी पढ़ लोगे ना, मोर देन एनफ रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन वीडियो देखने के बाद पढ़ना, क्योंकि जो चीजें समझाई है ना मैंने पीडीएफ में, डायरेक्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, वीडियो देखने की वजह से सीधा पीडीएफ में लगे रहते हैं, नहीं ये गलती नहीं करनी। ये आ जाओ, रूपी कम्स फ्रॉम, सिंपल सा फंडा है, ये वो है जो पैसा हमारा आया है, कहां पे आया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, CFI इसको बोलते हैं। ये पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आया है फ्रॉम अलग अलग जगह से, और ये जो है पैसा कि यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन अलग अलग जगहों पे पैसा हमने खर्च किया है, सिंपल, ठीक है। इतना सारा पैसा, बिल्कुल भाई बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा आप देखोगे रूपी कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। कितना आया है 18% आया है, इनकम टैक्स से 21%, कस्टम से 4%, एक्साइज ड्यूटी से 6%, जीएसटी से 15%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा था, फाइन फीस फलाना ढिकाना ये सब चीजें, ठीक है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2%, ये क्या थी आपके हमने जो डिसइन्वेस्टमेंट की थी या बोरोइंग वगैरह जो की थी वो है। बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज 24%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो आया है हमारे पास वो आया है आपका बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन बनेगा इससे पूरा, पहले बता रहा हूं आपको, कोई बाद में रो कि सर पता नहीं था हमें, ये वर्ड याद रख लेना बस, सिंपल, ठीक है। कि पैसा जो है सबसे ज्यादा किससे आया है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से आया है, कितना 24%, जो टोटल पैसा कमाया है बोरोइंग और लाइबिलिटी से कमाया हमने, ठीक है। मतलब इतना परसेंट रुपीज गोज टू, सबसे ज्यादा पैसा जो है कहां पे खर्च किया हमने, अलग अलग देखिए, अदर एक्सपेंडिचर 7%, सिविल पेंशन 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, मेजर सब्सिडी 6%, डिफेंस 11%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन 7%, स्टेट टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%। देख रहे हो इतना पैसा जो है हमने स्टेट को टैक्सेस की फॉर्म में जो है दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके जो है नंबर्स हैं। अब इस नंबर का कुछ बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ऑब्वियसली नंबर कभी यूपीएससी नंबर कभी नहीं पूछेगा, परसेंटेज वाइज पूछता है कि कम हुआ ज्यादा हुआ जो भी, तो इस स्लाइड को पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब कई चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से पढ़नी है, उसमें मतलब मैं पढ़ा भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, आपको करनी खुद से ही। करना इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ बहुत जल्दी से, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका समरी ऑफ यूनियन बजट 2026-27। ये जो डॉक्यूमेंट है ना 14 पेज का है, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वो मार्क आपको करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले युवा शक्ति ड्रिवन बजट वगैरह कीवर्ड जो है आपके, फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन द कर्तव्य भवन इंस्पायर्ड बाय द 3 कर्तव्य। कर्तव्य भवन आपको पता ही होगा, 3 कर्तव्य, कर्तव्य 1 2 3, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
चलो, अब ये ना मोटी मोटी चीजें लिखी हुई हैं, किस पे क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। समरी में एक्चुअली होगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस पे ना ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है सारा, ठीक है। ये सारे के सारे पीडीएफ में जो है आपके टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें आपको जो है एक बार रिवाइज करनी है, ओके। ये डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक्चुअली में जो आपको है वो है ये हाईलाइट्स, ठीक है। ये वाला देख लेना एक बार। नहीं यार, इसी में था शायद, पीआईबी की समरी में ही तो था। एक मिनट, ये ना एक्चुअली पास में खड़े होते हैं तो दिखता नहीं है कुछ। हम्म, ये इसमें है भाई। अब जैसे कीवर्ड है ना, ये दोनों पीडीएफ में इसलिए दे रहा हूं, इस वाले में तो नाम लिखे हुए हैं, उसमें एक्सप्लेन किए पीआईबी समरी में। जैसे बायो शक्ति फार्मा जो है आपका, बायो फार्मा शक्ति क्या है, बायो फार्मा शक्ति एक कीवर्ड है, इसके ऊपर आपको कुछ लाइनें बताई होंगी। जैसे शक्ति की फुल फॉर्म बताइए, वो आपको पढ़नी है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रिसर्च माइनिंग प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में बात की गई। तो सारी डिटेल इस पीआईबी के समरी में दी हुई है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर इसमें कुछ दिया हुआ है, सेटिंग अप ऑफ एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि कंटेंट क्रिएशन की जो कैटेगरी है उसको कौन सा कलर जो है अलॉट किया गया है, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है याद रखना है। उसके बाद जो है खेलो इंडिया मिशन के बारे में बात की गई है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ना पोर्ट्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। पोर्ट्स सॉरी वाटरवेज के बारे में बात की गई थी कि नए जो है 20 नेशनल वाटरवे जो है वो सेटअप करेंगे। नेशनल वाटरवे नंबर 5 के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, तो इसको भी जो है आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। ये देख लेना कहाँ पे है, एक्चुअली मैं स्क्रीन के काफी करीब हूँ तो मुझे देखने में थोड़ा सा इशू जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसी स्लाइड से लिए हैं बाय द वे। ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा हमने कहाँ किया है, सबसे ज्यादा किया है इस बार ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो भी आपका जो है इसके अंदर कितना है, 5,98,520 करोड़, ठीक है। देन क्या है डिफेंस के ऊपर 5,94,585। चार ऑप्शन देगा, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और होम अफेयर। बोलेगा सबसे ज्यादा पैसा जो हमने किस पे खर्च किया है। जनरली लोगों को लगेगा कि डिफेंस पे किया है, बट एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट के ऊपर किया है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये आ गया ऐसे देखो, बायो फार्मा शक्ति विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ टू बिल्ड इकोसिस्टम फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे सिटीज के अंदर, जो ग्रोथ कनेक्टर की तरीके से जो है काम करेंगे। उसके बाद जो है आपका कंटेंट क्रिएटर लैब्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 15,000 स्कूलों के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है गर्ल्स स्टूडेंट की हायर एजुकेशन के लिए स्टेम इंस्टीट्यूशंस को जो है वो किया जाएगा, और एक गर्ल्स हॉस्टल जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है खोला जाएगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है, फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और जो भी है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है कहाँ खोला जाएगा, 1 इन ईच स्टेट, 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, 1 इन एवरी तहसील,
या 10 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद जो आप स्किलिंग के बारे में बात की है, खेलो इंडिया के बारे में बात की है, ठीक है, यहाँ पे एक यार वो नहीं मिला मुझे अभी तक ना, अब इसमें पढ़ लेना है जरूर, मैं मार्क कर दूंगा इसके अंदर। इसमें ना एक बस ये चीज ध्यान रखना है, नेशनल वाटरवे के बारे में बात की गई थी कि 20 नए नेशनल वाटरवे जो है बनाए जाएंगे, जिसमें से नेशनल वाटरवे नंबर 5 ओडिशा का जो है नाम दिया गया है, 2 सिटी के भी नाम दिए गए हैं, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें बन सकता है, दैट्स इट, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। तो ये था आज का बजट की समरी, जो भी आप कहना चाहो, कहां से कैसा क्या क्वेश्चन बन सकता है, सब हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं जो सीपीएफ के लिए पढ़ाते हैं, मेरा काम ये है कि राइट डायरेक्शन आपको दिखाना, कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो तक आपको बताना, क्या कि ताकि आप चीजों को पढ़ते टाइम खुद से भी एलिमिनेट कर पाओ कि यार ठीक है तो चीज वेस्ट है मेरे लिए, मैं इतना कैपेबल आपको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट कि मैं आपको बस फीड कर दूं कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, दिमाग लगाओ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सबको सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको स्टडी फंडा के इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मोटिवेट अस सो दैट वी कैन मेक बेस्ट कंटेंट ऑफ फॉर यू इन द एंटायर सीपीएफ कम्युनिटी। ऑलरेडी हम जो है काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फ्री इनिशिएटिव की अगर बात हो, आपके जो है पेपर 2 की कंप्लीट फ्री सीरीज जो है हमने चला रखी है, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है इंटरनल सिक्योरिटी की, नेक्स्ट जो है विद इन 2-3 दिन के अंदर वुमेन के ऊपर आ जाएगी, कैसे एस्से लिखना सब कुछ जो है मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। आज की वीडियो कैसे लगी ओवरऑल, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट फीडबैक लिख के जरूर जाइए। अगर स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड फॉर दिस ऑल फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल जो स्टडी फंडा का है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।